coplanar lines. If lines lie on the same plane, they are called coplanar. Okay. Two straight lines are coplanar if they are intersecting और पैरेलल. यदि दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्पेस में या फिर पैरेलल हैं तो वो कैसे होते हैं? कोप्लेनर होते हैं. ओके. स्क्यू लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन्स इन स्पेस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स. ओके. टू स्क्यू लाइन्स आर ऑलवेज नॉन कोप्लेनर. अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो कोप्लेनर का क्या है? यदि दो लाइन किसी एक प्लेन में लाई कर रही हैं तो वो कैसी होंगी? कोप्लेनर होंगी. कोप्लेनर लाइंस या तो पैरेलल, जो भी पैरेलल लाइंस होंगी वो कोप्लेनर होंगी, या लाइंस इंटरसेक्टिंग करेंगी तो भी वह कैसी होंगी? कोप्लेनर होंगी. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं? नॉन कोप्लेनर होती हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं. ओके. टू स्ट्रेट लाइंस इन स्पेस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स. टू स्क्यू लाइन्स आर ऑलवेज नॉन कोप्लेनर. अब कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दैट इज कंडीशन फॉर कोप्लेनर. दो लाइन्स यदि कोप्लेनर हैं तो उसकी क्या कंडीशन होगी? सपोज करो लाइन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू. और यहाँ पर इन दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम नहीं है. यदि डायरेक्शन रेशो सेम हो जाएंगे तो वो लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी. तो ये होता है x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू. ये डिटर्मिनेंट बना हुआ है. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि 0 आती है तो लाइंस कैसी होंगी? कोप्लेनर होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी. ओके. अब वो लाइन किस प्लेन में लाई कर रही हैं? इफ लाइन्स आर कोप्लेनर तो वो किसी ना किसी प्लेन में लाई करेंगी. इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच लाइन्स, तो ये होता है उसका x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू. देखो उसका तरीका ये है कि कोई भी एक लाइन आप जो कि तुम कॉपी कर दीजिएगा और बीच का ये साइन हटा दीजिएगा, ये तो ये आ जाएगा आपका इतना. अब दूसरी वाली लाइन की डायरेक्शन रेशो आप तीसरी लाइन में लिख दीजिएगा. तो इस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करेंगे, इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो हमें उस प्लेन का इक्वेशन मिलेगा जिस प्लेन में ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं? लाई कर रही हैं. ओके. अंडरस्टूड. इफ लाइन्स आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, यदि लाइन वेक्टर फॉर्म में दी हुई हो तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होती है? क्या कंडीशन होगी जिससे दोनों लाइन कैसी हो? कोप्लेनर. तो कंडीशन ये होती है इफ लाइन्स आर कोप्लेनर देन a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0 होगा. देखो लाइन ए पॉइंट से पास हो रहा है. सपोज करो लाइन किससे पास हो रहा है? ए पॉइंट से. उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? a1 है. उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? a1 है. ए पॉइंट से पास हो रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर a1 है. बी पॉइंट से पास हो रहा है ये वाली लाइन, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? a2 है. ओके. तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी इक्वल टू होगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. लाइन पहली वाली लाइन b1 वेक्टर की पैरेलल है, दूसरी वाली लाइन b2 वेक्टर की पैरेलल है. तो ये दोनों लाइन कोप्लेनर तभी होंगी जब AB और B1 क्रॉस B2 कैसे हो? परपेंडिकुलर हो. वेक्टर AB और B1 क्रॉस B2 परपेंडिकुलर होंगे. परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा. अब हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से कंडीशन होती है? सपोज करो ए का पोजीशन, ए पॉइंट है x1 y1 और z1 और बी पॉइंट है x2 y2 z2. ये पॉइंट हो गया. तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा? वेक्टर ए होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ये क्या होगा? वेक्टर ए होगा. ओके. और वेक्टर बी क्या होगा? वेक्टर बी होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप.
ओके, क्योंकि बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2 है, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2। अब ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 ये कैप होगा। ओके, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। अब वेक्टर ए बी, अब सपोज करो कि जो वेक्टर b1 है, तो पहली लाइन b1 के पैरेलल है, तो b1 का डायरेक्शन रेशो क्या है, सपोज करो, अब देखो वेक्टर b1 सपोज करो ये हो जाएगा आपका वेक्टर b1। ओके, सपोज करिएगा इसको हम लिख सकते हैं a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस b1 k कैप। मीन्स लाइन के डायरेक्शन रेशो कितने हैं, a1 b1 c1 है पहली लाइन के, और वेक्टर b को हम ले लेते हैं, वेक्टर b2 हो जाएगा आपका c2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगा, a2 b2 c2 हो जाएगा। ओके, अब ए बी परपेंडिकुलर है b1 क्रॉस b2 पे, हमें क्या निकालना है, ए बी डॉट b1 क्रॉस b2 निकालना है। तो ए बी डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक कोप्लेनरिटी की कंडीशन है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और a1 b1 c1 a2 b2 c2। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कार्टेशियन फॉर्म की कंडीशन बन जाएगी दो लाइंस के कोप्लेनर होने की। ओके, a1 b1 c1 क्या है, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो है, a2 b2 c2 क्या है, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो है। तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी हो जाएगी। यदि लाइन किसमें दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो लाइन यदि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो कंडीशन होती है कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर देखो b1 वेक्टर क्या है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप है, और b2 वेक्टर क्या है, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ओके, अंडरस्टूड। x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/3 इक्वल टू z माइनस 1/4। दिस सेकेंड लाइन इंटरसेक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालना है यदि ये दोनों लाइंस कैसी हों, इंटरसेक्ट हों। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस। देखो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसका मतलब है वो लाइन कैसी हैं, कोप्लेनर हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस इज ऑलवेज कोप्लेनर। कोप्लेनर की ये कंडीशन होती है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, पहली रो में लिखा जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। देखो इस लाइन में x1 कितना है, 1 है, y1 माइनस 1 है, z1 1 है, इस लाइन में x2 3 है, y2 k है, और z2 क्या है, 0 है। तो हम इस डिटर्मिनेंट में इन वैल्यू को क्या पुट करते हैं इनको। ओके, x2 माइनस x1 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा, y2 माइनस y1 तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, और z2 माइनस z1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर 2 3 4 ज्यों का तो लिखा गया, फिर 1 2 1 इसको सेम लिखा गया इक्वल टू 0। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके k की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे हम सीधे फर्स्ट रो से क्या करते हैं, एक्सपेंड किए देते हैं। ओके, तो दिस इज 2, ओके, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं 3 2 4 1 प्लस
k प्लस 1, ओके, दिस इज माइनस आएगा यहाँ पर k प्लस 1, दिस इज 2 1 4 1 माइनस 1, दिस इज 2 1 3 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा, -5 माइनस k प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 4 -2 आएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 3 तो क्या बचेगा, 1 बचेगा इक्वल टू 0। दिस इज -10, ओके, क्या होगा -10। अब इसको ब्रैकेट को खोल लें तो 2k प्लस 2 हो जाएगा, दिस इज -1 इक्वल टू 0, ओके। तो -1 बचेगा तो -9 हो जाएगा, तो 2k माइनस 9 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू हो जाएगा 9/2। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 k की वैल्यू आ जाएगी यदि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड आउट करना है जिसमें ये दोनों लाइन क्या कर रही हो, लाई कर रही हो। तो उस प्लेन का इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसमें ये दोनों लाइन लाई कर रही हूँ कैसे निकालेंगे हम, देखो उसका तरीका ये होता है पहली लाइन को जो का तुम लिख दो इधर, x माइनस 1 2 y प्लस 1 अपॉन 3 और z माइनस 1 अपॉन 4, ये बीच का ये लाइन नहीं लिखेंगे हमें, पहली लाइन को हमने जो कहता हूँ लिख दिया। दूसरी लाइन के हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशो लिख लेंगे 1 2 1 इक्वल टू 0। अब हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा जिसमें ये दोनों लाइन कैसी कर रही हैं, लाई कर रही हैं, ओके। क्या करते हैं इसमें, देखो पहले लाइन्स को हम जो कहता हूँ लिख लेंगे या कोई दूसरी लाइन्स को जो कहता हूँ लिख लो, जो भी हो, ये बीच की लाइन नहीं खींचेंगे। और फिर नेक्स्ट अगली जो लाइन है, नेक्स्ट लाइन है, उसकी हम सिर्फ डायरेक्शन रेशो लिखेंगे तो वो आपका तीसरा रो हो जाएगा। इसे हम एक्सपांड किए लेते हैं फर्स्ट रो से, सो दिस इज x माइनस 1, इधर कितना बचेगा 3 2 4 1 बचेगा, माइनस y प्लस 1, दिस इज 2 1 4 1 प्लस, so expanding the determinant along first column and after solving we get the value of the plane is 5x minus 2y minus z equal to 6, okay, understood। prove that the lines, ये दो लाइन्स दी हुई हैं, हमें प्रूव करना है कि दोनों इंटरसेक्ट करती हैं और फाइंड देयर पॉइंट ऑफ यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछा गया है, तो हम इसे डिटर्मिनेंट मेथड से प्रूव नहीं करेंगे कि दोनों लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। डिटर्मिनेंट मेथड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकलता है, उस प्लेन का इक्वेशन निकलता है जिसमें ये दोनों लाइन क्या करती हैं, लाई करती हैं। उसको हम देखो इस तरह से करेंगे, इसको समझिएगा, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4, इसको हम क्या ले लेंगे, r1 ले लेंगे, और x माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 1 को क्या ले लेंगे, i2 ले लेंगे। अब इस लाइन पर हम कोई पॉइंट निकालें, एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन, इस लाइन पर हम कोई पॉइंट निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2r1 प्लस 1, दिस इज 3r1 प्लस 2, दिस इज 4r1 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह इस लाइन पर भी हम कोई पॉइंट निकाल लें, ओके, सो दिस इज 5i2 प्लस 4, 2i2 प्लस 1 और i2, ओके। अब यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये दोनों पॉइंट कैसे होंगे, सेम होंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो इनको हम इक्वल करेंगे, 2r1 प्लस 1 इक्वल टू 5i2 प्लस 4, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट्स के इक्वल करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे, दिस इज 3r1 प्लस 2 इक्वल टू 2i2 प्लस 1 एंड दिस इज 4r1 प्लस 3 इक्वल टू i2। ये तीन इक्वेशन बन गए।
R1 और R2 में कितने 3 इक्वेशन बन गए। किन्हीं 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करके R1 और R2 की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और R1 R2 की वैल्यू वो तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो पॉइंट कैसे कहलाएंगे, वो लाइन कैसी कहलाएंगे कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखो हम, ये आपका पहला इक्वेशन है सपोज करो, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है। हम दूसरे और तीसरे इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। किन्हीं भी 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करके R1 और R2 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं ऑन सॉल्विंग 2 एंड 3। इससे R2 की वैल्यू हम किस में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें सेकेंड इक्वेशन में। तो 3R1 + 2 = 2, 4R1 + 3 + 1। ओके, दिस इज 3R1 + 2 = 8R1 + 6 + 1। ओके, अब देखो इस 8R1 को हम इधर लाएंगे तो -5R1 = कितना हो जाएगा, दिस इज 7 - 2 5 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब R1 की वैल्यू -1 आ गई। अब R1 की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमें R2 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो R2 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो R1 की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो R2 = हो जाएगा 4 × -1 + 3 = क्या हो गया, -1 हो गया। R2 भी क्या हो गया, -1 हो गया। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को यदि ये सेटिस्फाई करती हैं R1 और R2 की वैल्यू, तो ये लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। नहीं सेटिस्फाई करती हैं तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन लें हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपना, 2R1 + 1 = 5R2 + 4। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड निकालें, क्या निकालें, लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 × R1 कितना है, -1 + 1 = कितना आया, -1 आया। अब हम राइट हैंड साइड लें, इसका क्या लें, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना है, 5R2 + 4 है, 5R2 कितना है, -1 + 4, तो इसकी वैल्यू भी क्या आई, -1 आई। तो जो R1 R2 की वैल्यू है इस तीसरी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। हैंस लाइन्स आर इंटरसेक्ट, हैंस लाइन्स आर इंटरसेक्ट, लाइन्स कैसी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। R1 की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें या R2 की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम R1 की वैल्यू इसमें पुट कर दें, इसमें -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। इसमें -1 R1 की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये भी -1 आ जाएगा। इसमें R1 की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये भी -1 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, -1, -1, -1। अब R2 की वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे तब भी यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1, -1 आएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह के मेथड को हम कब यूज करते हैं, जब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को साथ में फाइंड आउट करना हो। तो हम इस मेथड का यूज करके ये पता करते हैं कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा यदि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द लाइन दिस लाइन एंड पासेस थ्रू 1, 1, 1। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1, 1, 1 से पास हो रहा है, लाइन पास हो रही है और वह लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है और इस लाइन को भी क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो एनी लाइन थ्रू 1, 1, 1 क्या होगा, x - 1/a = y - 1/b = z - 1/c। इसको हम फर्स्ट लाइन सपोज कर लेंगे। अब दिस वन लाइन 1 इंटरसेक्ट, इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है लाइन 1। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की कंडीशन लगेगी। क्या होती है इंटरसेक्शन की कंडीशन, पहली रो में x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 आता है। तो इस वाली लाइन के लिए x2 क्या होगा, 1 होगा,
इस वाली लाइन के लिए x1 क्या होगा 1 होगा तो 1 माइनस 1, y2 क्या होगा 2 होगा, y1 क्या होगा 1 होगा 2 माइनस 1, z2 क्या होगा 3 और ये -1। ये क्या हो गया a b c हो गया, दिस इज 2 3 4 हो गया इक्वल टू 0। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ओके, लाइन 1 इंटरसेक्ट, लाइन 1 किसको इंटरसेक्ट करती है x प्लस 2/1 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू z प्लस 1/4 को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर x2 क्या होगा -2 होगा और x1 क्या होगा 1 होगा तो -2 -1, y2 क्या होगा 3 होगा और y1 क्या होगा 1 होगा तो 3 -1, z2 -1 होगा तो -1 -1, a b c और 1 2 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6a प्लस 5b माइनस 4c इक्वल टू 0 होगा। इसको इक्वेशन क्या ले लिया 3 ले लिया गया इसको इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इस तरह से सॉल्व करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम b का कोफिशिएंट को लिखेंगे, किसको लिखेंगे b के कोफिशिएंट को, फिर c के कोफिशिएंट को, फिर a के कोफिशिएंट को, फिर वापस b के कोफिशिएंट को। इसमें भी वही करेंगे, पहले b के कोफिशिएंट को लिखेंगे, फिर c को लिखेंगे, फिर a को लिखेंगे और फिर वापस इसको लिखेंगे। ओके, अब देखो a इक्वल टू हो जाएगा, इसका इससे इंटू करेंगे हम -2 इंटू -4, इसका इससे इंटू करके माइनस कर देंगे तो -5 इंटू 1 इक्वल टू b, इसका इससे इंटू करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और इसका इससे इंटू करके माइनस कर देंगे तो ये +4 हो जाएगा इक्वल टू c। ये 1 इंटू 5 कितना होगा 5 होगा, -6 इंटू -2। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, +8 में से -5 जाएगा तो ये हो जाएगा a/3, दिस इज b/10 होगा और दिस इज c/, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हमें इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो मिल गए, a/3, 3, 10 और 17 क्या होंगे उसके डायरेक्शन रेशो होंगे रिक्वायर्ड लाइन के। ओके, इसको सपोज करो यदि हम के लिख लेते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा, b इक्वल टू 10 के हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 के हो जाएगा। तो देखो a इक्वल टू क्या हो गया 3 के, b इक्वल टू 10 के और c इक्वल टू 17 के। इस a b c की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सो अवर आंसर इज x -1/3 के इक्वल टू y -1/10 के इक्वल टू z -1/17 के, या फिर x -1/3 इक्वल टू y -1/10 इक्वल टू z -1/17। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अंडरस्टूड, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।